नमस्कार। जेके दर्शन की इस विशेष श्रृंखला चिंता नहीं चिंतन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम समाज से जुड़े विशेष मुद्दों पर, विशेष विषयों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं और हमारा ऐसा प्रयास रहता है कि इस चर्चा से सभी का ज्ञानवर्धन हो, इस चर्चा से सभी की जानकारी जो है वो बढ़े। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि बीते 1 जुलाई को भारत में कुछ नए कानून जोड़े गए हैं और पुरानों को निरस्त किया गया है। तो इन कानूनों में कई सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, पर अगर पुरुषों को ध्यान में रखें क्योंकि हमारे साथ इस समय जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट कहें हम, ज्योति पांडे जी जुड़ रही हैं, लंबे समय से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर पुरुषों की बात रखती हैं। उसके साथ-साथ पॉश और पॉस्को कंसल्टेंट भी हैं और एक पुस्तक भी ये लिख चुके हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो ये है कि पुरुषों के साथ जो कानून का मिसयूज़ होता है, वो अब जो नए कानून आए हैं, उनमें क्या ये सब सुधार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? या फिर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था या फिर वो सारी चीज़ें और बढ़ चली हैं? इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योति पांडे जी हैं। ज्योति जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले तो बड़े कड़े कानून थे पुरुषों को लेकर और होने भी चाहिए अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, पर उन कानूनों का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, लगातार हम ऐसे केसेज़ देख रहे थे। एक केस की मैं बताकर शुरुआत करूँगा कि मैं देख रहा था कि अ, ये शायद 498 ए के अंदर आता था, जहाँ पर एक महिला ने अपने पति, उसके परिवार को तो उसमें लपेटा ही था, पर जो पति था उसके कज़िन को भी लपेटा था और जो अमेरिका रहता था। हाँ जी। ऐसे केसेस हम देखते हैं जहाँ पर ना केवल पति, पति का पूरा परिवार या फिर अ, और भी जो बाहर के जो मतलब आपके कज़िन है या बाकी परिवार है, उसको भी उसमें लपेट लेते हैं। हुँ। तो ये जो कानून जैसे जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया, तो अब जो नए कानून बने हैं, उन कानूनों में क्या कुछ बदलाव आया है या फिर वो बिल्कुल वैसे ही हैं? सेक्शन का नाम बदल दिया इन्होंने, अभी 498 ए नहीं है वो, 498 ए नहीं है, अभी वो 84 ए और 85 ऐसे हो गया है। बाकी और कोई सुधार नहीं आया है। जो मुझे जो चीज़ बस अभी लग रही थी, जो अमित शाह जी ने अभी परसों-नरसों मैंने उनका बयान देखा था कि उन्होंने बोला कि 3 महीने के अंदर हम निपटारा कर देंगे जो लॉन्ग पेंडिंग केसेज़ हैं। उतना भी हो जाए तो बहुत सुधार लगेगा, मगर मुझे ना विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ सेक्शंस बदल देने से नहीं होता, सिस्टम वही है जो कि हमने कश्मीर फाइल्स में जो हमने डायलॉग सुना था ना कि सिस्टम तो हमारा ही रहेगा, तो सिस्टम तो वही चल रहा है और लॉ प्रोसेसेस वही हैं। तो और बाकी सारे जो है, जो भ्रष्ट तंत्र है वो वही है। हमको पता है पुलिस वालों के पास अगर केस पहुँचता है फिर कितना उसमें प्रोसेस में जाता है, भ्रष्ट प्रोसेस में पूरा पहुँच जाता है। तो वो सब कुछ वही है, तो सिर्फ सेक्शंस बदले गए हैं, ऐसा कुछ भी कुछ खास सुधार नहीं हुआ। तो ऐसे जब मान लीजिए अगर किसी पुरुष पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो अब अगर कानून बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो एक व्यक्ति कैसे बच सकता है? क्या कुछ चीज़ें हैं जिसको उसे ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि बातचीत तो आज नए कानून पर होने वाली थी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कुछ ख़ासा सुधार हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में एक पुरुष क्या करे जिससे वो पहले से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले? जैसे हमारी संस्कृति में तो प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़्यादा बात की जाती है। क्या करे वो? देखिए, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रिवेंटिव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका के ऊपर एक बार केस दर्ज हो गया, फिर आपको उस पूरी प्रक्रिया में जाना ही जाना है। मगर हाँ, अगर आप वैसे कहें कि एविडेंसेस रखने से फ़ायदा है, हाँ जी, बिल्कुल फ़ायदा है। जैसे कि जो शादियों में लेन-देन गिफ्ट्स के होते हैं, दोनों साइड से होते हैं। अब तो खुला ही पता है सबको कि ब ऐसा वो जो दहेज ये लोग बोलते थे बड़ी-बड़ी चीज़, वो गिफ्ट्स दोनों साइड से एक्सचेंज होते हैं। तो उसके जो है एविडेंसेस रखना, उसके पिक्चर्स रखना, वीडियोज़ रखना या ऐसा कुछ भी वीडियो कॉल या रिकॉर्डिंग रखना जहाँ पर ये कहा जा रहा हो कि हम तो अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। तो वो सब फ़ायदा करता है। पर प्रिवेंशन लेने से भी ऐसा नहीं है कि ये केसेज़ नहीं होंगे। एविडेंसेस आप कितने भी रखो, आपको वो प्रोसेस वही मैं बोल रही हूँ कि एक केस दर्ज हुआ, फिर आप पुलिस स्टेशन गए, फिर दोनों पक्षों को बिठाया गया, फिर दोनों में बातचीत खत्म हो गई, फिर ये हो गया कि अब तो एफआईआर होगी, फिर एफआईआर होगी, फिर आप बेल के लिए जाओगे, तो वो पूरा प्रोसेस वही चलेगा। जब आप बेल के लिए जाओगे, आपके पे चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद जब आप कोर्ट में आते हो,
तब वो एविडेंसेस काम आएंगे। लेकिन एक लंबा प्रोसेस तब तक होता है जो हैरेसमेंट का होता है, जो पुलिस फोन करती है ना आपके ऊपर ये केस दर्ज हुआ है, फिर आपके पेरेंट्स पे हुआ है, फिर आपकी सिस्टर जो कनाडा रह रही है उसके ऊपर भी हुआ है, तो फिर वो ना एक जो हैरेसमेंट होता है, एक जो परेशान करने वाली चीजें होती हैं, वो वैसी की वैसी हैं, उनमें सुधार होना चाहिए था। प्रिवेंटिव मेजर्स आप एविडेंसेस रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ मैं इसलिए जोड़ रही हूँ साथ में कि उसको रखने से ऐसा नहीं है कि कोई डर जाएगा और केस नहीं करेगा, केस करते हैं लोग, और सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही नहीं, सिविल केसेस भी फाइल हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी फाइल हो जाते हैं, उसको भी एक लंबा प्रोसेस है लड़ने का। ज्योति जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आजकल जो हमारा समाज वो लगातार जेंडर न्यूट्रल होने की भी बात करता है, तो क्या जो नए कानून आए हैं, इनमें ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है? क्योंकि मैं देख रहा था कि पति के द्वारा पत्नी पर जो क्रूरता होती है, इन ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो हाँ। जब बात कानून की हो रही है, हमारा देश, मैं ऐसा कहूंगा कि हमने अंग्रेजों के कानूनों को तो अपनाया, पर स्वयं हम अगर अपनी बात करें तो हम बराबर का ही अधिकार सब पर मानते हैं कि सबका कोई भी हिंसा कर सकता है, चाहे पुरुष हो महिला हो। तो क्या वो चीज भी वैसी ही रही है या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है? नहीं, जेंडर न्यूट्रल शब्दावली का प्रयोग नहीं है, मुझे बहुत आशा थी कि होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ना जो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है ना वो जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि वायलेंस तो कोई भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही मान लिया गया कि पति ही पत्नी पर करता है। तो ये जो चीज है ना, ये इन्होंने प्रॉब्लमेटिक रखी है, जो इनको जो है उसको चेंज करना चाहिए था। क्योंकि ना अभी बहुत तेजी से भारत में सुधार हो रहा है, चीजें, लोग जागरूक हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, तो अब लड़के लड़कियां, लड़के ही नहीं लड़कियां भी ये प्रश्न करने लग गई हैं कि डीवी का लॉ एटलीस्ट जेंडर न्यूट्रल रखते, वो भी नहीं रखा है। जेंडर न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे लड़के लोग बोल रहे थे कि लड़कों को छोड़ दिया गया रेप लॉ में, अगर उनके साथ हो जाए तो, ट्रांसजेंडर्स के साथ हो जाए तो, यूनक्स के साथ हो जाए तो मैंने बोला ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग से देयर इज अ लॉ। हाँ, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक्ट है, बट मेन के लिए स्पेसिफिकली कोई एक्ट नहीं है। तो अभी तक लॉ ने ये माना ही नहीं है कि मेन के साथ, हस्बैंड्स के साथ वायलेंस हो सकता है या उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम पार्ट है जिसपे बहुत ज्यादा बात करने की और एक काम करने की जरूरत है। ज्योति जी, हम देखते हैं कि जो रेप लॉज की अब मैं बात करूंगा, तो अभी शायद आप ही की वीडियो मैंने एक देखी जिसमें एक महिला ने खुद से अपने वस्त्र उतारे और फिर एक ड्राइवर के साथ वो लड़ रही थी। तो ऐसे में हम ये आजकल बिल्कुल आम हो चला है। तो हमारे जो संविधान निर्माता है, जो हमारे उस सभा में बैठते हैं पार्लियामेंट में, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे रेप लॉज हो गए, और ऐसे में वो इन चीजों को क्यों सुधार नहीं रहे हैं? हम बिल्कुल स्पष्ट हो चला, आजकल एक नहीं हजारों वीडियो है वायलेंस की। अगर हम बात करें तो महिला कैसे अपने पति पर लगातार उसे प्रताड़ना, उसके पूरे परिवार को, और पुरुष जो है वो अब अपने अपने आप को सेफ गार्ड भी नहीं कर सकता। उसे पता है कि मुझे मारा जा रहा है, मेरे क्रूरटी मेरे ऊपर हो रही है, पर कोर्ट में मतलब उसे ही प्रूव करना है कि मैंने नहीं किया। हम्म। जी। पहले ना ये पर्टिकुलर वीडियो की बात करते हैं, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो कपड़े क्यों उतार रही है, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, उसको नहीं पता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जहां जैसे उसने नीचे के वस्त्र अपने उतारे, एक बार भी अगर उस लड़के का हाथ पड़ जाता उसके प्राइवेट पार्ट में, तो वो शी कैन गो फॉर मेडिकल कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अगर कैमरा नहीं है तो आप कैसे प्रूव करोगे कि मैंने नहीं किया है? वो इसलिए स्मार्टली उसने ये किया। तो हमारे यहाँ एक कहावत है अवधि में कि जब कोई नंगाई हो जाता है तो फिर उसके सामने भगवान भी हार जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये वैसी वाली स्थिति हो गई। अब क्यों नहीं सुधार रहे वाली पार्ट पे आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट है, महिलाओं के नाम पर वोट लेते हैं। आप देखिए ना कितनी सारी योजनाएं चलती हैं, इंटरनेशनली हमें दिखाना है कि हम अपने महिलाओं को, पहले भारत की ये छवि बनाई गई कि हम महिलाओं को बहुत सताते हैं, हमारे यहाँ बहुओं को जला दिया जाता है। आप देखोगे हम लोग जब बड़े हो रहे थे हम तो यही सुनते थे कि फलाने की बहू को जला दिया, इसकी बहू को ये कर दिया। तो हमारे दिमाग में पहले वो माइंडसेट बिठाया गया कि हम तो अपनी बहुओं को तंग करते हैं। हमारे यहाँ तो महिलाओं को प्रताड़ित करने का ही रिवाज है। एक छोटे सी हिंसा की घटना को, निर्भया का कांड आप मान लीजिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो डेफिनेटली बड़ी बात है, लेकिन बहुत इतनी बड़ी भी बात नहीं थी जितना वर्ल्ड वाइड हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई कि दिल्ली रेप कैपिटल है। जबकि हम जानते हैं कि यूएस में और अफ्रीका में यहाँ से बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, फिर भी इंडिया की छवि को खराब किया गया। तो ये जानबूझ करके किया जाता है, भारत की छवि को खराब किया जाता है, फिर हम पर ये दबाव डाला जाता है कि हम महिलाओं के लिए और लॉज लाएं, हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा दिमाग में बिठाया जाता है।
पॉलिटिशियंस भी वो मानते हैं, आम जनता भी वो मानती है, फिर उसी के आधार पर वोट दिए जाते हैं। फिर वही बोला जाता है कि हम महिलाओं को ये अभी आप देखेंगे राजस्थान सरकार ने जैसे बोला था कि महिलाओं के लिए हम 50% उसमें रिजर्वेशन कर देंगे, सरकारी नौकरियों में कर देंगे, इधर ये कर देंगे। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स फिर एक पॉलिटिशियन करता है, मान लीजिए केजरीवाल ने किया वो 50% वाला कि हम इतना कर देंगे, फ्री की बिजली दे देंगे। अगले पॉलिटिशियन पे दबाव आता है, फिर वो करेगा, फिर तीसरा करेगा। तो ये ना ट्रेंड चलता जा रहा है और उसको ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। मैं इसीलिए लड़कों से बार बार अपील करती हूँ कि जब भी इलेक्शन आता है तब आपको अलर्ट होना चाहिए कि जब भी आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे तब इनसे क्वेश्चन पूछिए कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हो जो हम आपको वोट दें। तो जब तक आप इसको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा। अभी आजकल भी मतलब आप देखोगे कि हम लोगों पे अटैक हो जाता है प्रो मैन बात करने के लिए कि आप एंटी वुमन हो। तो उससे पता चलता है कि क्यों पॉलिटिशियंस बोलते नहीं है, क्योंकि पता है कि उन पर अटैक होने लगेगा कि आप सिर्फ पुरुषों की, अरे आप तो एंटी वुमन हो, आप तो महिलाओं के विरुद्ध बात कर रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ज्योति जी, आपने जैसे बताया कि रिजर्वेशन मिल रही है या फिर ये सब जो कानून है एक ही तरफ से बनते हैं। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि आजकल बोला जाता है कि पुरुष और महिला समान है, वो बराबर के हैं। उस दूसरी तरफ आप देखते हो कि जैसे मेंटेनेंस के जो कानून है हमारे देश में, उसमें सिर्फ पुरुष को ही मेंटेनेंस देनी होती है। हालांकि एक इक्के दुक्के केसेस सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे आए हैं जिनको कोर्ट करके ये कहा जाता है कि नहीं भैया दोनों तरफ से हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्योंकि एक तरफ तो आप समानता की बात करते हैं कि पुरुष भी समान है, महिला भी समान है और आज इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर एक महिला जो है वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली खुद इतनी कमा सकती है कि उसको आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी पुरुष के जो प्रॉपर्टी है या जो उसके द्वारा जो कमाया हुआ धन है वो आप ले लेते हैं। तो इस पर इस इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये मतलब ये बहुत ही बड़ा लैंगिक भेदभाव है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, हाँ, आपने सही बोला कि एचएमए 24 जो हिंदू मैरिज एक्ट 24 है उसमें पत्नी भी मांग सकती है, पति भी मांग सकता है। लेकिन बात ये है कि वहां जो जज बैठे हुए हैं क्या वो इस चीज को कंसिडर करेंगे कि वाइफ जो है केपेबल है इस चीज की। हाँ, कहीं एक दो इक्के दुक्के केसेस में हुआ भी है कि हस्बैंड ने मांगा है तो उसको कितना मिला है हमें डिटेल्स नहीं पता, वो सिर्फ हेडलाइन होती है एक अखबार की। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि पहली बात तो महिलाएं जो है जो काम कर रही होती हैं वो काम भी छोड़ देती हैं जब भी झगड़ा शुरू होता है हस्बैंड वाइफ में। क्यों? क्योंकि मैं मेंटेनेंस और एलिमनी क्लेम करूंगी ये करने के लिए। अच्छा, ये भी देखा जाना चाहिए एलिमनी, मैं तो एक न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रही हूँ अभी, अगर जो लड़कियां देख रही हूँ तो, कि लड़की ने कितना कंट्रीब्यूट किया है गृहस्थी में। मान लीजिए उसका 10-12 साल का कंट्रीब्यूशन है, तब फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलो ठीक है, हाँ इसको नई जिंदगी, अभी तलाक हो रहा है तो ये कुछ करती नहीं है तो इसकी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए आपने एक सम ऑफ मनी दे दिया। मैंने देखा है हस्बैंड्स अग्री भी कर जाते हैं। उनको गुस्सा तब आता है जब बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा उनके अपने, उसके बावजूद वो लड़की पैसे मांग रही है और बेभाव का मांग रही है कि करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, इतने लाख दे दो, और लड़के की उतनी ना कमाई है। और मजे की बात यह है कि वो लड़की जो है केपेबल है, वो कमा सकती है और कमाया है उसने पास्ट में, वो फिर से स्टार्ट कर सकती है, मगर वो नहीं करना चाहती क्योंकि वो यहाँ से पैसों का दोहन करना चाहती है, बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना एक्सटॉर्शन करना। तो वो एक्सटॉर्ट करके पैसे निकालना चाहती है। तो मैं भी हमेशा ये प्रश्न पूछती हूँ कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हो, फिर आप जब मेट्रो में चढ़ते हो तो आपके लिए रिजर्व सीट्स हैं, आप लाइनों में लगते हो फिर आपके लिए रिजर्व है कि भाई मैं तो महिला हूँ मेरे लिए अलग लाइन, या फिर मेरे को आगे कर दो। और कई सारे लड़के तो कहना भी नहीं पड़ता, वो खुद कहते हैं मैम आप आगे चले जाइए। तो ये जो तरीके हैं ना, ये जो जिसे कहते हैं कि दोगलापन है, इस दोगलेपन को बंद करना चाहिए। या तो आप मान लो कि हाँ आप सच में इक्वल हो, या फिर आप मान लो कि आप इक्वल नहीं हो, आपको विशेष इक्वालिटी के नाम पे आपको विशेषाधिकार चाहिए। तो ये बंद होना चाहिए, एक लाइन लेके चलो कि हाँ जी हम इक्वल हैं या तो हम इक्वल नहीं है। अब ये जो बीच में जो हो रहा है ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। ज्योति जी, मैं एक और चीज मुझे ध्यान में आई कि आपने जैसे जजेस की बात की कि क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक जज हैं जिनकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है और उनका ऐसा कहना था कि पत्नी ने मारा और पत्नी तो देवी होती है, तो देवी से प्रसाद खाने में क्या ही आपको मतलब क्या हो रहा है आपको देवी से प्रसाद खाने में। हाँ हाँ। तो इस तरह की जो मानसिकता है, आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हो और करोड़ों लोग आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम होता है, आपकी जो जजमेंट चल रही होती है या जो केस को जिस तरह आप सुन रहे होते हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये कैसे निकाला जाए? और साथ में मैं ये भी आपसे ये एक बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जो सोशल साइंसेज़ के सब्जेक्ट है, जो बच्चा बचपन से पढ़ता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मेंशन होती है, डाउरी के संबंध में या फिर पत्नी के साथ मारपीट के या अन्य भी जो चीज़ें सारी मेंशन होती है।
पर पुरुषों के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है, ये चीजें कब जुड़ेंगी? ये जो फॉल्स रेप केसेस हैं या फिर डाउरी केसेस हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में जो ये जो नया कानून आया है वर्क प्लेस का, इन सब चीजों को कब जोड़ा जाएगा? ये ताकि हमारा जो, क्योंकि जो लड़कियां हैं, अगर आप उस एज में नहीं हैं जहां पर आप इस प्रोपोगंडे के चपेट में आए हैं, तो पहले से ही वो कैसे एक ऐसे ग्रुप में या ऐसी उनकी नरिशिंग हो जिससे उन्हें समझ आए कि नहीं, सब बराबर हैं और पुरुषों के साथ भी गलत होता है, महिलाओं के साथ भी गलत होता है, इसमें किसी जेंडर का कोई योगदान नहीं। हम्म। ये तब होगा जब ये वोट बैंक का हिस्सा बन जाएगा। इस आधार पर वोट देने लगेंगे लोग। और लड़कियां हैं ऐसी जिनको समझ में आ रहा है। मैं क्योंकि अब मैं ये बात मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहूंगी। देयर आर नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर टॉकिंग अबाउट इट, और मैं आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि ये लड़कियां जब समझेंगी, मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात कह चुकी हूँ कि लड़कियां जो है वो धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। किसी भी समाज को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लड़कियों से, फेमिनिन एनर्जी से आगे जाती हैं। अगर एक लड़की को समझ में आता है तो बहुत सारे लोगों को अपने आप समझ में आने लगता है कि ये सही कह रही है चीज। तो शायद इसीलिए मेरी बात लोग सुनते हैं। मैं बार बार लोगों से यही कहती हूँ कि ये नेचर है, दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, कि जब एक फेमिनिन एनर्जी के थ्रू ये बात आ रही है तो ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि उसको लोग अलग रूप में देख रहे हैं। तो लड़कियां समझ रही हैं ये चीज। जैसे जैसे ये क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, चेंज आना शुरू हो जाएगा। जब ये जो जनरेशन है, अभी जो मेरे बेटे की जनरेशन है, आई हैव अ 20-year-old सन, तो उसके बेटे, मेरे जो बेटे की जनरेशन है वो और उसके और पीछे वाले, हालांकि अभी हमें बहुत इंतजार करना है। मैं अभी भी कहूंगी कि 10 साल हमारे पास फिर है देखने के लिए कि एक छोटा सा चेंज आ जाए। तो वो जो लोग है ना, जो ये वोट दे रहे हैं, इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया है, क्योंकि इस साल इन लोगों ने सबने वोट दिया था, मेरे बेटे के एज के बहुत सारे लड़कों ने। और वो ये बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, अच्छा तो फिर क्या? वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोगों की तरह वो हमारे जनरेशन या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की तरह इमोशनल होके वोट नहीं दे रहे हैं, वो रियल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो जब ये लोग सवाल पूछने लगेंगे, जब हम लोग सवाल पूछने लगेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जगहों पे, कि जो आप बोल रहे हैं कि ये क्यों नहीं है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट का लॉ है तो वो पुरुष के लिए क्यों नहीं है, हम ऐसा क्यों मान के चल देते हैं कि पुरुष को तो कोई हैरेस ही नहीं कर सकता, तब फिर चेंज धीरे धीरे से आना शुरू होगा। अगर हम सवाल ही नहीं पूछेंगे और हमें यही लगता रहेगा कि केवल वुमन ही विक्टिम है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। और यही हो रहा है, कोई सही सवाल सही समय पर नहीं पूछ रहा है। ज्योति जी, एक और चीज मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब महिलाओं के संबंध में ऐसे कानून बनते हैं या फिर पुरुषों के लिए जो मिसयूज होता है कानून का, उसमें केवल पुरुष चपेट में नहीं आता है। ये भी जो है, ये समाज में महिलाओं को ये चीज समझ नहीं आ रही कि अगर ऐसा कानून बन रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी सुरक्षा के लिए बन रहा है, पर यही कानून पुरुष के नाम पर कल आपके लिए भी दुरुपयोग में आएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे इस जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, उसमें तो पुरुषों के लिए जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है उस पे बातचीत कर रहे हैं। पर पुरुष के साथ संबंध में, जैसे उसकी माता है या फिर उसकी जो बहन है, उसकी भाभी है, ये उसकी भी चपेट में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये केवल पुरुषों के मिसयूज नहीं हो रहा है पुरुषों को लेकर ये कानून। इस कानून में अगर आप इसका दुरुपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कल को आपको लेकर भी इस कानून का मिसयूज हो सकता है। इस पर क्यों नहीं इतनी चर्चा हो रही है, जागरूकता क्यों नहीं आ पा रही? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि जब भी हम प्रो मेन बात करते हैं, इसलिए मैं अभी ज्यादातर बोलने लगी हूँ कि प्रो फैमिली बोलो, प्रो मेन बोलो ही मत, क्योंकि ये गलत मैसेज जा रहा है फिर। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक पुरुष अगर परेशान है तो केवल वही परेशान होगा, उसके साथ जुड़े हुए सब लोग परेशान होंगे, वेदर दे आर मैन और वुमन। तो माँ भी परेशान है, एक्सटेंडेड फैमिली भी परेशान है। मान लीजिए आपकी कोई बहुत अच्छी महिला मित्र है, सहकर्मी है, जिसके साथ बहुत अच्छी बनती है आपकी, और उसके ऊपर कोई केस फाइल हो जाता है। मैं तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस देखती रहती हूँ, जहां पर लड़कियां ही आती हैं बोलने के लिए कि मैम मेरा कुलीग है, इतना अच्छा है, 4 साल से तो हम साथ में काम कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया। और वो लड़की फालतू में फैमिली ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में ये लगा रही है इल्जाम। वो लड़की उससे ज्यादा इसलिए परेशान है कि उसे लग रहा था अरे ये लॉस तो हमारे लिए बनाए गए थे, तो फिर ये अभी ये दुरुपयोग कैसे कर सकती है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो यू आर राइट कि ये सिर्फ मेन को इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उस लेडी को भी इफेक्ट कर रहे हैं, इस आदमी से जुड़े हुए सारे रिश्तों को इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उससे अभी क्या है, और छोटे उससे जो भाई हैं वो कहेंगे हमको शादी ही नहीं करनी। तो एक एक तरीके से आपका लेटली ये पूरा समाज ही इफेक्ट होता चला जाता है।
तो ये हमें सही पिक्चर देनी पड़ेगी कि इट्स नॉट ओनली मैन, इट्स हिज फैमिली ऑल्सो, सोसाइटी भी, और पूरा देश इससे इफेक्ट होगा, एक पूरी कम्युनिटी इफेक्ट होती है। तो ये हम वही बोल रही हूँ मैं कि सही पिक्चर, सही सवाल सही समय पर पूछने पर फिर कोई बात होगी। और जब भी कोई ये कहे कि अरे ये तो मेन के लिए बहुत खराब है, तो हमेशा आपको एड ऑन करना है उसकी फैमिली के लिए भी, उससे जुड़ी महिलाओं के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेटे को जब दर्द होता है ना, तो माँ को उससे ज्यादा दर्द होता है। सिस्टर जो मैरिड है वो हमेशा देखना चाहती है कि मेरा भाई, मेरे भाभी का परिवार अच्छा खुश रहे, उसको भी उतना ही दर्द है। वो दूर है 500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर मान लेते हैं दूर है, उसको सही मैसेज भी नहीं दे रहा है वो भाई, इसलिए कि मेरी बहन परेशान ना हो, बट वो इक्वली परेशान है। मेरे पास बहुत सारी सिस्टर्स आती हैं, मेरे पास एक ऐसी सिस्टर भी आई है जिसकी भाभी ने सुसाइड कर लिया है, और उसको पहले से ही कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, और इसको दहेज हत्या का केस बना दिया गया। 7 साल के भीतर अगर एक मैरिड वुमन मर जाती है तो उसको दहेज हत्या माना जाता है। अब उसकी माँ भी जेल में बंद है, भाई भी जेल में बंद है। मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह से इनको जमानत मिल जाए, 9-9-10 महीने बाद, भाई को 2 साल बाद जमानत मिल रही। वो माँ बेचारी 60+, उसको उसको इतनी मुश्किल से जमानत मिली, कुछ लेना देना नहीं है उसका। 2 महीने वो रही, ऑलरेडी उसको स्किजोफ्रेनिया था जो कि मायके वालों ने छुपाया। और आपको पता है स्किजोफ्रेनिया में अगर आप लगातार मेडिसिन नहीं लेते हो, या एक थेरेपी होती है, वो ना चले तो किसी भी दिन आप सुसाइडल हो सकते हो। तो वो ही उसके साथ हुआ। तो ये सारी लड़कियां ही तो हैं जो इफेक्ट हो रही हैं। इनको एक्चुअली मुखर होके बोलना चाहिए कि इस तरह के लॉ नहीं चाहिए जो भाई का घर खराब कर दे मेरे, या मेरे बेटे का घर खराब कर दे। तो जब हम सब बोलना शुरू करेंगे ना, तो बातें अलग होंगी फिर। ज्योति जी, एक और चीज मैं अभी देख रहा था कि जो एविडेंस एक्ट है हमारा, उसमें अब डिजिटल जो चीजें हैं उनको भी जोड़ा गया है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी चीजें होती थी पर एक्ट नहीं था या उस तरह से पूरा स्पष्ट कानून नहीं था। अब वो जुड़ गया है, तो ये चीज कैसे मदद कर सकता है अगर पुरुषों के खिलाफ या पुरुष के परिवार के खिलाफ, जिसमें महिलाएं भी हैं, मैं बिल्कुल ऐसे कहूंगा, तो वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? क्या कुछ सावधानियां जो है उन्हें देखनी चाहिए? बहुत अच्छा है ये, इसलिए मेरे पास जो भी लड़के अभी आ रहे हैं उनको मैं लगातार ये सलाह दे रही हूँ, प्लीज रिकॉर्ड एवरीथिंग। अभी ये जो मैंने आज भी जो शेयर किया था, जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वीडियो था। वो लड़का बोल सकता है कि मैंने इसको टच नहीं किया। अगर वीडियो प्रूफ नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करोगे? इसलिए इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी कैमरा लगा के रखना, रिकॉर्डिंग्स करना, और चैट्स रखना, क्योंकि ये सब माना जा रहा है। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी हाईकोर्ट ने एक लड़के को ये बोल दिया, क्योंकि उसने अपनी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिकॉर्ड किया था, तो कह रहे हैं कि ये तो डीप फेक भी हो सकता है, आजकल डीप फेक चल रहा है, तो ये बोल के जज ने उसे छोड़ दिया। तो अभी आप रिकॉर्ड करके रख लो, वहां पर जज ये बोल दे तो भी गुस्सा आता है। बट स्टिल आई वुड से कि आप लोगों को रिकॉर्ड करना चाहिए, स्पेशली वर्क प्लेस हैरेसमेंट के जितने भी केसेस हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग की हुई है, आपके पास फोटोज हैं, आपके पास चैट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल जो रिलेशनशिप होते हैं, व्हेन दे गो रॉन्ग, तो फिर लड़की जाके हैरेसमेंट का केस कर दे रही है। तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट के जितने भी केसेस हैं उनमें ये सारे एविडेंसेस बहुत अच्छे से काम करते हैं। और दहेज के केसेस में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। एटलीस्ट आपको उस लेवल के जाके, दहेज हत्या का भी केस है तो भी आपको बेल मिलने में सहायता होती है। जेल तो आपको जाना पड़ेगा, ये तो अगर दहेज हत्या का केस लग गया है तो। बट हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्होंने एडमिसिबल करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब एटलीस्ट आपके पास वीडियो प्रूफ्स और ऑडियो प्रूफ्स रहेंगे। एक और चीज जो मेरे ध्यान में आती है वो ये है कि जो पुरुषों को लेके मिसयूज हो रहा है या उसके परिवार को लेके जो मिसयूज हो रहा है कानून का, उसमें हम देखते हैं कि पुरुष ही उतनी आवाज नहीं उठाता जितनी उसे उठानी चाहिए। और जैसे आप हैं ज्योति जी और अन्य भी जो महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में जुड़ रही हैं और मुख्य आवाज बन रही है। इसका क्या कारण लगता है आपको कि पुरुष इतने जीवन में क्यों इतना व्यस्त हो गया है कि उसे ये वाला जो विषय है, ये उतना महत्वपूर्ण नजर नहीं आता, बाकियों पर वो खूब बढ़ चढ़ कर बात करता है? क्योंकि ना उनकी अपब्रिंगिंग वैसी है। मैंने बोला ना, बचपन से हमको वही सिखाया, वही दिखाया जा रहा था, फिल्मों में दिखाया जा रहा था, अरे महिलाओं पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं। फिर मीडिया में वही फैलाया जा रहा था कि लड़के लड़की के साथ भेदभाव मत करो। आप देख याद करो DD1 वाले, वो दूध दे रही है तो कम दे रही है, या आज बेटे को ही दूध दिया, ऐसे ऐसे वाले हमको एड्स दिखाए गए हैं। फिर वो लड़का इसी मेंटालिटी के साथ बड़ा होता है कि हाँ मतलब गलत तो हुआ है। फिर एक दो कहीं वो केसेस भी देख लेता है कि उसकी माँ के साथ या मौसी के साथ या किसी के साथ एक कोई चीज हो गई। हालांकि वो हम गहराई में कभी नहीं जाते कि उस मेल बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है, इस तक हम कभी पहुंचने की कोशिश नहीं करते। हम खाली मेल पर इल्जाम लगा देते हैं। तो वो लड़का यही देख करके बड़ा होता है।
फिर समाज में यही चल रहा होता है, कानून में भी यही है, टेक्स्ट बुक्स में भी यही है, सीरियल में भी वैसे ही दिखाया जा रहा है। तो इसलिए लड़कों को लगता है कि और एक बात है, लड़कों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो ऐसी होती है कि वो अपने लिए नहीं सोचते, वो हमेशा फैमिली को आगे रखते हैं। मैं बड़ा होके कमाऊंगा तो मम्मी के लिए ये खरीदूंगा, मैं बड़ा होके ये करूंगा, मैं घर खरीदूंगा, मैं ये करूंगा। वो कभी नहीं कहते कि मैं अपने लिए ये करूंगा, वो लास्ट में रखते हैं। बहुत बिरला कोई लड़का होगा जो अपने लिए कोई चीज खरीदे, तो फिर उसको स्वार्थी भी बोल दिया जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज लड़कों में आ नहीं पा रही है कि हम बोले। हालांकि बहुत सारे लड़के अब बोलने लग गए हैं, लेकिन फिर भी एक कलेक्टिव जिस तरह से आवाज जानी चाहिए वैसे नहीं जा रही है। क्योंकि बहुत अभी भी कई लड़के हैं और दूसरे लड़के अपीजमेंट में लगे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अच्छा हमने ये बात बोल दी, फिर हमें तो कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। ये भी एक मेंटालिटी है, इस वजह से नहीं बोलते वो। हाँ, फिर कि अच्छा मेरी तो ये फलानी दोस्त नाराज हो जाएगी मैंने बोला तो ये वाला भी एक ग्रुप है। तो कलेक्टिव जैसे लड़कियां कलेक्शन में आकर बोलती हैं कि ये हो रहा है। क्योंकि मैं एक बार पार्लियामेंट गई थी जब बात करने, तो वो एमपी साहब यही कह रहे थे कि लड़कियां तो ग्रुप बना बना के आती हैं, आप लोग नहीं आते बात करने के लिए। तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले समझ तो आए कि इशू है। एक लड़के को लगता है, दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम ज्यादा फील कर रहे हो, इसलिए भी ये प्रॉब्लम है। तो ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए बहुत सारे लड़के बोल नहीं पा रहे हैं और उनको लग नहीं रहा है कि ये जरूरी है बोलना। तो अब आगे क्या, मतलब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ, कि अब आगे क्या किया जाए? क्योंकि अगर नए कानूनों में भी वो प्रावधान नहीं जोड़े गए हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं हुए हैं, या फिर जो रेप लॉज हैं वो लगातार और सख्त होते जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी अगर आप किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में, इस तरह के किसी रिलेशन में हैं, और कल को जब मर्जी है उसकी, आप एक लंबे अंतराल तक रहते हैं साथ में, और उसके बाद जब मर्जी आती है, आप जो आपका कंसेंट के साथ जो आपने संबंध बनाए होते हैं वो रेप में बदल जाते हैं। या फिर अब तो नए कानून में ऐसी भी, मतलब हो सकता है, मैं नहीं जानता कि वो जुड़ा है, कि पति पत्नी पत्नी भी पति पर ऐसे आरोप लगा सकती। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, इन सब चीजों को आगे कैसे टैकल किया जाए? मतलब कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम कैसे बने, और क्या चीज है जो हर इस जो ऐसे विषय को समझते हैं अच्छे से, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? एक तो ये कि मदद करना शुरू करें एक दूसरे की, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे मामलों में फंसे हुए लड़कों की मदद कुछ नहीं है। तो हम एक दूसरे में जुड़कर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ऐसा कोई भी लड़का आपके पास आता है तो आपसे बात कर सकते हैं। ये तो हुआ पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। बाकी आप जहां जहां बात कर सकते हैं इसके बारे में बात करके अवेयरनेस फैलाएं। मेरे लेवल पे जो लोग थोड़े एक्टिव लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज से बातें कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। मेरा एक दो पॉलिटिकल पार्टी तक अप्रोच हुआ है। मेरी पूरी तरह से ये कोशिश रहेगी कि 4-5 ऐसे लोग चुनाव लड़के संसद में आने चाहिए जो इन बातों को वहां पे खड़े होके उठा सकें, तभी कुछ सुधार होगा। क्योंकि छोटे लेवल पे बात करके कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट मूव हमारा यही होना चाहिए कि एंटी फेमिनिस्ट विचारधारा वाले लोग इलेक्शन जीतकर संसद में पहुंचे, ताकि फिर ये बात हो सके। तो जैसे ही कोई ये बात करना शुरू करे, तो आम लोगों से मेरी ये अपील है कि उसको आगे लाएं और उसकी बात समझ के उसको वोट देना शुरू करें। ये ना सोच लें कि अरे ये तो एंटी वुमन है, ये क्या ही काम करेगा। एक आदमी के इफेक्ट होने से पूरा परिवार और समाज, मैं आपको बता चुकी हूँ, इफेक्ट होता है। तो इसीलिए मेरी अपील यही रहेगी, पर्सनल लेवल पर काम करें, लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि मेल सुसाइड जो है वो फीमेल सुसाइड से ज्यादा है। तो ऐसे मेन की मदद करें। जब वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हो तो उनको मजाक में ना उड़ाएं। दूसरी चीज, पॉलिटिकल पार्टीज से अप्रोच करें। जो लोग चुनाव लड़ सकते हैं वो खुद ये मुद्दे उठाने के लिए आगे आए। जो नहीं लड़ सकते हैं बट सपोर्ट तो कर सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों को आगे लाएं और इन मुद्दों को उठाने में हमारी मदद करें। इतना काम तो हम कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे। इस क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, आपने एक शब्द का उपयोग किया, एंटी फेमिनिस्ट, थोड़ा सा इसे थोड़ा एलैबोरेट करेंगे अगर आप तो? श्योर। फेमिनिज्म को इक्वालिटी से जोड़ दिया गया, जबकि मैं, हाँ, लोग बोलते हैं कि जब आप फेमिनिज्म की बात करते हैं तब आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अगर, फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी सब जगह देना, जो ऑलरेडी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने, एटलीस्ट आप अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो हो रहा है। ऐसा नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने महिलाओं को रोक दिया कि तुम जो है नहीं दोगी वोट। जैसा कि फ्रांस में हुआ है, जैसा कि बाकी यूरोप में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, उनको लड़ना पड़ा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो जब भी ये इस तरह का की बात हमारे यहाँ होती है फेमिनिज्म की बात, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप जब फेमिनिस्ट बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, तो वो इक्वालिटी की बात नहीं हुई। जब मैं कहती हूँ एंटी फेमिनिस्ट, उसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आदमियों की, हम बात करेंगे बच्चों की, हम बात करेंगे बुजुर्गों की, जिनको इन महिलाओं के मुद्दों के बीच में ये सारे मुद्दे दबा दिए जा रहे हैं। जब हम पॉक्सो की बात करते हैं, चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं, उसकी उतनी बात नहीं हो रही, जबकि वो बहुत रैम्पेंट है। अगर आप देखेंगे कि चाइल्ड अब्यूज के हर दिन इतने मामले आते हैं कि दिमाग हिल जाता है। और वो उसमें जो है 45 से 50% बच्चे छोटे लड़के होते हैं जिनके बारे में बात नहीं होती, जिनको अब्यूज किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल ये कि चाय की दुकान में आप हमेशा छोटू को देखोगे, छोटू ये लिया, छोटू वो लिया, वहां पर छोटा लड़का ही होता है हमेशा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम एंटी फेमिनिस्ट बने। हाँ, इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं, मुझे फेमिनिज्म इसीलिए समझ में नहीं आता कि वो सिर्फ एक जेंडर की बात करता है। तो एंटी फेमिनिस्ट मतलब मेरे हिसाब से वो इक्वालिटी है, क्योंकि हम फिर उस कैटेगरी में रहेंगे तो हम सबके बारे में बात करेंगे। फेमिनिस्ट रहेंगे तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में आएगी कि महिलाओं के लिए काम करना है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्योति जी। मुझे आशा है कि हमारे जो दर्शकगण होंगे इस जो हमारी चर्चा हुई है, इससे उनका ज्ञानवर्धन होगा, उनकी जानकारी बढ़ेगी। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए।